तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग। देखिए, इससे पहले मैंने शुरू किया था उनको पढ़ाने हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। देखो, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स। हाँ, अगर ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं रहता तो दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाता, उसका अस्तित्व मिट जाता। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब है बात, जो डू लिविंग बीइंग्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? क्या लिविंग बीइंग बिल्कुल अपना बराबर जो नया पीढ़ी बनाता है? अब इसमें कुछ सोच विचार की बात है, तो वही करते हैं। देखो, टाइगर्स ऑलवेज प्रोड्यूस calves which grow into big tigers. Cows always produce calves. Cats always produce kittens. Fishes produce क्या? कैवियर, अंडा देता है। बर्ड्स प्रोड्यूस क्या? एग्स, उससे वो बर्ड निकलता है। रोज स्टेम प्रोड्यूस रोज, ये सब। इसमें बात क्या है? द रिप्रोड्यूस प्लांट्स एंड एनिमल्स look like their parents, their body design and their blueprints is almost similar. Blueprints मतलब उसका जो पूरा गठन, शारीरिक गठन, अंदरूनी गठन सब मोटा-मोटी सेम होता है। ठीक है? जैसे by seeing a baby of goat you can identify and guess how the adult goat would look like. एक छोटा बकरी देख के आप आराम से अंदाजा कर लीजिएगा जो एक बकरी कैसा होता है। समझ में आया? आप आराम से पहचान सकते हो एक गोट और एक डॉग से, क्या उसका अलग बना अलग से पहचान सकते हो। हाँ, तो इस तरह से देयर आर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मैच बिटवीन द टू। कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसा भी हम बोले गोट और ये डॉग। हाँ, क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है? उसका रीढ़ का हड्डी है, वो बच्चा देता है, बच्चा माँ का दूध पीता है ना? तो हम लोग को पता है, हम लोग जब सेल के बारे में पढ़े थे, we know that the chromosomes are present inside the nucleus of each cell. These chromosomes are made up of histone protein. एक प्रोटीन होता है हिस्टोन और डीएनए। डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। द क्रोमोसोम्स हैव जीन्स, उसमें जीन्स है which contain information of inheritance of characteristics from parents to the next generation. वही देता है जो उसके जरिए एक इंसान का बच्चा इंसान का बच्चा ही पैदा कर सकता है। The DNA in the same nucleus is the information source of making proteins, while the chromosomes control the synthesis of proteins. DNA information देता है और क्रोमोसोम क्या बनाता है? वो प्रोटीन बनाता है। Genes are present on the chromosomes and encode specific proteins. Genes क्या रहता है क्रोमोसोम में? वो कुछ खास प्रोटीन को वो बनाने के लिए वो उसको इनकोड करता है, जो यही प्रोटीन बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से ए जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट और फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये जीन के जरिए ये जो है ये पीढ़ी बराबर आगे बढ़ते जाता है। हाँ, if the information is changed, अगर ये इंफॉर्मेशन किसी तरह से गड़बड़ा जाएगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। डिफरेंट प्रोटीन्स विल लीड टू बी ऑल्टर्ड बॉडी डिजाइन्स एंड जेनेटिक वेरिएशंस। समझ में आया? ये सब आप लोगों को दिया है
ठीक है। इसमें आप लोगों को आपकी किताब में एक काम दिया है, क्लोन। क्या है ये? अच्छा देखो, आफ्टर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस द रेस्ट ऑफ पेरेंट सेल divides to form two genetically identical daughter cells. न्यूक्लियस पहले डिवाइड होता है, होने के बाद दो सेल साइटोप्लाज्म डिवाइड होके दो डॉटर सेल बनता है। द डॉटर सेल्स कैन देन फॉर्म टू ऑफस्प्रिंग्स। डॉटर सेल से दो अलग ऑफस्प्रिंग बन सकता है। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड that all the offspring produced by one parent as a result of asexual reproduction are usually genetically identical. Asexually मतलब ये आप लोग आगे पढ़ेंगे हम लोग जाके, हम लोग आप शायद जानते हो, पढ़े हो क्लास 9 में 8 में asexual reproduction, इसमें जिस रिप्रोडक्शन में केवल ओनली वन पेरेंट का जरूरत होता है। तो इस तरह से द न्यू ऑर्गेनिजम्स और ऑफस्प्रिंग produced by one parent through asexual reproduction, which are genetically identical to the parent. Find it. It has to be genetically identical to the parent. उसी को बोला जाता है क्लोन। उसी को क्या बोला जाता है? क्लोन। तो the clone possesses exact copies of DNA of their parents and hence to show remarkable similarity to the parent. The process of copying the DNA may have some variation each time. कुछ अलग हो सकता है। As a result, इसका नतीजा स्वरूप क्या होता है? The DNA copies generation will be similar, but may not be identical to the original. कुछ अलगपन हो, हटके हो सकता है। चलो देखते हैं। आप लोग सुने हो जुड़वा भाई। जुड़वा भाई क्या एकदम बिल्कुल एकदम एक ही तरह होता है? सिंस दे आर डिराइव्ड फ्रॉम जस्ट वन फर्टिलाइज्ड एग, एक ही फर्टिलाइज्ड एग से बनता है, कंटेन्स वन सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम, येट दे आर रियली सेम। फिर भी दोनों जो एकदम बिल्कुल बराबर होता है ऐसा नहीं। सो इट इज प्रूव दैट लिविंग बीइंग्स डू नॉट प्रिपेयर एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स, देयर इज सम वेरिएशन। कुछ बदलाव होता है। अब यह है क्या? इज वेरिएशन इन द सेल इंपॉर्टेंट? सेल में वेरिएशन होना क्या जरूरी है? अब देखो, लेट अस सी हाउ दिस वेरिएशन हेल्प अस। ये वेरिएशन हमें कैसे सहायता करता है? देयर आर वैरायटी ऑफ स्पीसीज एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ। धरती में बहुत सारे किस्म का प्रजाति का प्राणी रहता है। अब देखो, कुछ जमीन में रहता है, कुछ पानी में रहता है, कुछ आसमान में रहता है, कुछ पेड़ पौधों में रहता है। समझ में आया? और जैसे इंसान, हम सब इंसान हैं, एक ही प्रजाति है। क्या हम सब एक ही बराबर है? तो इस तरह से genetic variation is a measure of genetic differences that exist within a population. The variation is due to the variation in DNA. ये वेरिएशन होता है डीएनए का कुछ अलगपन के चलते। The organisms of various species occupy a niche. निशे क्या होता है? अपना जगह है। जैसे मछली का निशे क्या होता है? NICHE निशे। ये होता है क्या? पानी। उसीलिए मछली को बोला जाता है एक्वाटिक एनिमल। ठीक है? और उसका इकोसिस्टम। The uniformity of DNA copying during reproduction is important and allow the organism to use the particular niche. DNA के जरिए वही निशे में यानी वही इकोसिस्टम में रह सकता है। म्यूटेशन, जीन डुप्लीकेशन, alteration in the gene, alteration in the crossing over, ठीक है, random mating, random fertilization, reshuffling of chromosomes, ये सारे प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के चलते
जेनेटिक वेरिएशन हो सकता है। The variation is important and beneficial for species as it allows. देखो वेरिएशन क्यों जरूरी है, एकदम साफ सुथरा लिखा है, लिखा क्या ये जरूरी भी है क्या? The variation is important and beneficial for species as it allows a species to adapt a changing environment. जो बदलता हुआ जो पर्यावरण है वो अपने को कैसे ढल सकता है, ये वेरिएशन के चलते ही हो सकता है। However, due to drastic changes in the environment, ये जो हमारे पर्यावरण में जो भयंकर बदलाव हो रहा है एंड रीजंस बियॉन्ड आवर कंट्रोल, और कुछ कारण होता है जो हमारे काबू से बाहर है, जैसे वोल्केनो, मेटेरिक हीट, एक्सट्रीम टेम्परेचर, वाटर लेवल्स एंड सो ऑन। इससे चलते ये जो रहने का जो जगह अलग अलग होते जा रहा है, थोड़ा बदलाव होते जा रहा है, ठीक है। और कभी कभी तो निशे खत्म हो जाता है, तो जहाँ पे वो प्राणी रहता है वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। समझ में आया? However, if some variations were to be present in a few individuals in this population, और वो पॉपुलेशन में अगर कुछ वेरिएशन रह जाता है तो ये बदलाव हुआ जो पर्यावरण में अपने को बदल के अपने को ढाल के उसी तरह वो रह सकता है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी विश्व उष्णायन, द टेम्परेचर हैज इंक्रीज, तापमान बढ़ गया, द स्पीसीज ऑफ कोल्ड क्लाइमेट आर फोर्स्ड टू शिफ्ट फर्दर टुवर्ड्स पोल और टू हायर ऑल्टीट्यूड। तो जो प्राणी ठंडा में रहने वाला है वो और ठंडा बने, हाँ, ठंडा जगह खोजने के लिए वो लोग शिफ्ट करता है। Only those species who adapt to the changes will survive in harsher conditions. जो प्रजाति ये जो हार्शर मतलब वो कठिन परिस्थिति में अपने को संभाल सकता है तो वही जिंदा रह सकता है। फॉर एन इंडिविजुअल द वेरिएशन डज नॉट मैटर इन मोस्ट ऑफ द कंडीशन। फॉर एन इंडिविजुअल, कोई एक इंडिविजुअल के लिए ये वेरिएशन बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। तो आखिर में हम लोग क्या बोल सकते हैं? द वेरिएशन इज एन इम्पॉर्टेंट फोर्स इन द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। जिंदगी का रेवोल्यूशन, ये जो विवर्तन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वेरिएशन। काहे? इट अलाउस नेचुरल सिलेक्शन, इट enables individuals to adapt to the environment by maintaining the survival. इसके चलते प्राणी अपने पर्यावरण के साथ ढलते हुए अपने को और आगे बढ़ा सकता है। The importance of variations in organisms introduced during reproduction is that it helps the species of various organisms to survive and flourish even in the adverse environment. यानी मूल रूप से आप बोल सकते हो वेरिएशन इज नेसेसरी। एंड व्हाई वेरिएशन इज नेसेसरी? वेरिएशन इज नेसेसरी so that organisms can adapt themselves to survive in the changing environment. समझ में आया? ये हो गया मोटा मोटी वाई वेरिएशन इज इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। आप लोग पढ़ चुके हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इसमें ओनली वन फादर होता है। और सेक्सुअल में क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ये दो पेरेंट रहता है। दो पेरेंट रहने के चलते वहाँ पे कुछ वेरिएशन भी होता है, ठीक है। तो आप लोग जानते हो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितना किस्म का है? 6 किस्म का। फिशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बॉडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये सब मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। आप लोग आई डोंट नो वेदर यू हैव गॉन थ्रू इट और नॉट। हाँ, तो ये हम आगे चल के क्लास में हम
आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बारे में पढ़ाएंगे। समझ में आया? देखिए आपके किताब में नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोजिशन पेज नंबर 102 में दिया है, ये जरा पढ़िएगा। ये पढ़ने से आप ही लोगों का फायदा होगा। काहे? क्योंकि इससे छोटा छोटा 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आया? जैसे द न्यू रूट्स एंड शूट्स डेवलप एट देयर नोड्स, नोड इंटर नोड जानते हो आप लोग, तो वो नोड से जो निकलता है उससे वेजिटेटिव प्रोपोजिशन करता है। जैसे मिंट प्लांट्स में पुदीना, मनी प्लांट, पोटैटो, जिंजर, ऑनियन, गार्लिक, डैफोडिल, लिली, ट्यूलिप, बनाना, स्ट्रॉबेरी, ये सब। तो ये थोड़ा आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग पढ़ के रखिएगा। ओके, नाउ आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।